जो पोर्शन अपने पास है सब्जेक्ट का वो अपने पास कौन सा, हिस्ट्री। इस इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार इतिहास क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर हमें पढ़ना रहता है, कितनी कितनी चीज़ें हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन की गई है इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट को लेकर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा इतिहास किसे कहते हैं, क्या होता है इतिहास। तो याद रखना कि अतीत में बीती हुई जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी के बारे में यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपने पास इतिहास कहलाता है। टू स्टडी अबाउट ऑल द एंशियंट इंसिडेंट दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। कि हमारे बीते हुए कल में हमने जितनी भी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करी है वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, इतिहास कहलाता है। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी अलग हिस्ट्री है, अपना अपना अलग इतिहास है, किसी के 10th में अलग परसेंटेज बना था, किसी के अलग बना था, लेकिन वो उस समय की बात है। अगर उसको तुम लोग आज भी अगर याद करते हो, आज भी अगर उसको पढ़ते हो, तो वो तुम्हारा बीता हुआ पल ही क्या बनाता है, तुम्हारा इतिहास बनाता है। इज दैट क्लियर? तो याद रखना अतीत में बीती हुई जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी के बारे में यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपने पास इतिहास कहलाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का जनक। फादर ऑफ हिस्ट्री है वो कंसिडर किया गया है बेटा किसको, हेरोडोटस को। किसको बोला गया है, हेरोडोटस एक इतिहासकार है जिसने बहुत सारी चीजें इस इतिहास से रिलेटेड हमें बताई है। इस वजह से इसको कंसिडर किया गया है बेटा क्या, फादर ऑफ हिस्ट्री। कभी कभार पूछ लिया जाता है, एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इतिहास का जिसे कहा जाता है हेरोडोटस को। इज दैट क्लियर? इसने एक बुक लिखी थी, क्या लिखी थी इसने, एक बुक। और बेटा इस बुक का नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है, हिस्टोरिका। तो याद रखना क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हिस्टोरिका नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, हेरोडोटस के द्वारा। तो हमने जाना है सिर्फ और सिर्फ इस टर्म का मतलब, व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री इज कंसिडर्ड टू स्टडी अबाउट ऑल द पास्ट इंसिडेंट। अतीत में बीती हुई जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इतिहास का जो जनक है वो किसे कहा गया है, हेरोडोटस को कहा गया है। हेरोडोटस ने एक बुक लिखी थी बेटा जिसका क्या नाम है, स्टोरी का नाम है। इज दैट क्लियर? मेंशन करो इतना। फादर ऑफ हिस्ट्री लिख लो और इनकी बुक का नाम लिख लेना हिस्टोरिका। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इतिहास का जनक और ऑथर ऑफ हिस्टोरिका। लिख लिया? चलो फिर हम लोग जानेंगे कि आखिरकार ये जो इतिहास है इस इतिहास को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। इस इतिहास के 3 सेक्शन किए गए हैं। कितने सेक्शन किए गए हैं, 3। पहला है प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकंड है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और थर्ड के अंदर कंसिडर करेंगे अपन बेटा किसको, हिस्टोरिक।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, आद ऐतिहासिक काल की। और लास्ट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ऐतिहासिक। तो सबसे पहले हमने आज स्टार्ट किया है हिस्ट्री सब्जेक्ट, जहाँ पर हिस्ट्री टर्म का मतलब हमने जाना है। हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री वो हमने जान लिया है। उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है हिस्टोरी का, उसके बारे में अपन ने पढ़ा है। देन आफ्टर अपन ने स्टार्ट किया बेटा हिस्ट्री को कितने फर्दर पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट के अंदर। फर्स्ट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, सेकंड इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड द लास्ट वन इज हिस्टोरिक पीरियड। इज दैट क्लियर? सबसे पहले इस टर्म के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या बताता है हमको। याद रखना, इस प्री हिस्टोरिक पीरियड का सिंपल सा मीनिंग है एक ऐसा इतिहास। देखो सब्जेक्ट का नाम ही क्या है, इतिहास। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे। एक ऐसा इतिहास जिसमें जितनी भी घटनाएं हुई है उन सभी का कोई भी रिटर्न एविडेंस है वो हमारे पास नहीं है। एक ऐसा इतिहास जो लिखा हुआ ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें उन इतिहास के बारे में बातें सुनने को मिली है। तो सुना हुआ इतिहास है, लिखा हुआ इतिहास नहीं है। उस पूरे के पूरे टाइम पीरियड को बेटा किससे कंसिडर किया गया है, प्री हिस्टोरिक पीरियड। मुझे बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम लोगों को देता हूँ। एक छोटा बच्चा होता है, 1-2 साल का बच्चा होता है, बड़ा ही शैतान और नटखट होता है। अगर उसको किसी भी चीज़ की अगर डिमांड से अगर बचाना है तो हम लोग क्या करते हैं, बेटा मान जा वरना क्या आ जाएगा, भूत आ जाएगा। क्या उस बच्चे ने कभी भूत को देखा है क्या? क्या तुम में से कभी किसी स्टूडेंट ने भूत को देखा है क्या? नहीं। लेकिन ये अनादिकाल से ये परंपरा चलती आ रही है कि छोटे बच्चों को अगर डराना है तो किसका नाम ले लो तुम लोग, भूत का नाम ले लो। इज दैट क्लियर? तो एक ऐसा इतिहास जिसके बारे में हमें कोई रिटर्न एविडेंस नहीं लिखा मिला है अपने को। अगर अपन बात करते हैं तो कोई भी रिटर्न इंफॉर्मेशन हमें नहीं लिखी हुई मिली है, सिर्फ और सिर्फ हमें बातें सुनने को मिली है। ऐसे इतिहास को बेटा किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर कंसिडर किया जाएगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर। इज दैट क्लियर? क्या प्री हिस्टोरिक का मतलब समझ में आएगा तुम्हें? फिर अपन बात करते हैं किसकी, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की। ये जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, देखो प्रोटो का मतलब होता है आध, आध का मतलब होता है बेटा आधा, हाफ, ठीक है ना। यानी एक ऐसा इतिहास जिसके बारे में हमें चीजें सुनने को तो मिली है लेकिन उसका रिटर्न एविडेंस भी हमें मिला है। अब मुझे बताओ दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पर रिटर्न एविडेंस नहीं मिला, यहाँ पर रिटर्न एविडेंस मिला है, बट रिटर्न एविडेंस को बेटा रीड नहीं किया जा सकता। एक ऐसी स्क्रिप्ट हमें मिली है, एक ऐसी लैंग्वेज मिली है कि वो लिखी हुई तो हमें दिख रही है कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से रीड नहीं कर पाते। तो एक ऐसा इतिहास जो लिखा हुआ तो है लेकिन उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते। उस इतिहास को बेटा किसमें कंसिडर किया गया है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। आज अगर तुम्हारे सामने उर्दू की कुछ लाइनें अगर लिखी हुई मिल जाए तो मुझे बताओ क्या तुम लोग उसको पढ़ पाओगे? क्या नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं एक चीज तो सामने आएगी कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाएगी। इज दैट क्लियर? फिर अपन बात करते हैं बेटा किसकी, हिस्टोरिक पीरियड की। और हिस्टोरिक पीरियड के अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे एक ऐसा इतिहास जिसके बारे में हमने सुना भी है, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है और जिसके बारे में सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई है। लिखी हुई चीज़ों को भी हम लोग समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसे इतिहास को किस नाम से जाना जाता है बेटा, हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। बोलो यस या नो? क्या हिस्ट्री के जो मेजर 3 पिलर जो मैंने तुम लोगों को बताए हैं क्या वो सभी बच्चों को क्लियर होते हैं क्या? यस या नो? कितने टाइप से फर्दर डिवाइड किया गया हिस्ट्री को? 3 टाइप से। पहला कौन सा अपने पास, हिस्टोरिक पीरियड। दूसरा कौन सा आने वाला है, पहला प्री हिस्टोरिक, सेकेंड वन इज
प्रोटोस्टोरिक एंड द लास्ट वन इज हिस्टोरिक पीरियड। क्लियर है? नोट डाउन करो इसको, लिखो और तीनों सेक्शन बना लो। प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। यहां लिख लेना रिटर्न और ऐसा इतिहास जो लिखा हुआ भी है और जो पढ़ा भी जा सकता है, उसको किस पीरियड के अंदर कंसिडर किया गया है? हिस्टोरिक पीरियड के अंदर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतिहास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। बट एग्जैक्टली जो इतिहास है उसको डिस्क्राइब किस पार्ट के अंदर किया गया है? प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक के अंदर। ठीक है? तुमने सुना होगा कि पहले के जमाने का जो मानव था वो 2 पत्थर के फ्रिक्शन से आग उत्पन्न कर देता था। क्या हमने कभी देखा है क्या ऐसा? नहीं, लेकिन सुना हुआ तो है। यस या नो? क्या ये चीजें कहीं पर लिखी हुई अपने को मिलती थी क्या पहले के टाइम पे? सिर्फ और सिर्फ हमें बताया गया है कि पहले का जो आदि मानव, जो नर मानव हुआ करता था, वो क्या करता था? 2 पत्थर को आकर उनके बीच फ्रिक्शन होता था, उनको रगड़ता था और फिर वहां से बेटा क्या उत्पन्न होती थी? आग उत्पन्न होती थी। यस या नो? तो धीरे धीरे करके इस इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस पूरे के पूरे 3 सेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा होने वाला अपने पास? हिस्टोरिक पीरियड। इस हिस्टोरिक पीरियड के 3 सेक्शन किए गए हैं बेटा। कितने सेक्शन किए गए हैं? 3 सेक्शन किए गए हैं। तीनों सेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर अपन बात करते हैं किसकी? इस हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, तो इस हिस्टोरिक पीरियड के 3 सेक्शन किए गए हैं। पहला अपने पास एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड अपने पास मिडाइवल और थर्ड नंबर पे कौन सी अपने पास? मॉडर्न। आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और प्राचीन इतिहास। ये तीनों नाम और मेंशन करो तुम लोग हिस्टोरिक पीरियड के अंदर। एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। लिख लो तीनों को। सबसे पहले हम लोग कौन सा सेक्शन स्टार्ट करेंगे? हिस्टोरिक पीरियड का। ठीक है? इन तीनों सेक्शन में जो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के अंदर, वो कौन सा पीरियड करने वाले हैं? हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड के कितने सेक्शन बताए मैंने? 3, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। और इन तीनों में से भी जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, वो कौन सा सेक्शन करने वाले हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है। 1 या 2 क्वेश्चन 100% तुम लोगों से पूछे जाएंगे। बोलो यस या नो? बढ़े आगे। आधुनिक इतिहास हम लोग कंसिडर करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। तो बेटा मॉडर्न हिस्ट्री है, सबसे पहले हम लोग डेट को रिमाइंड करते हैं। 1600 AD से लेकर
और 1947 एडी तक की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी की सारी किसमें कंसिडर की जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। यानी 1600 से लेकर और 1947 तक के ये जो टोटल 347 ईयर का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कंसिडर किया जाता है किसके अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, आधुनिक भारत के अंदर। बोलो यस या नो। सबसे पहले अलग 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 यूरोपियन है वो भारत के अंदर आए थे। एक छोटी सी कहानी मैंने लास्ट क्लास के अंदर तुम्हें समझाई थी। अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज है वो भारत के अंदर आ रही थी व्यापार करने के लिए। फिर कुछ कंपनियों ने अपने अधिकार जमा लिए जिसके चलते भारत को गुलाम बनाया गया और फिर भारत अपनी आज़ादी के लिए क्रांति की शुरुआत कर दी। 1857 के अंदर रिवॉल्ट हुआ है और रिवॉल्ट के बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस हुआ है किसके अंदर, इंडिया के अंदर। और भारत ने अपनी आज़ादी के लिए बेटा एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया है। क्या किया है, नेशनल मूवमेंट स्टार्ट किया है, यानी राष्ट्रीय आंदोलन चला है। हम लोग बात करते हैं इस पूरे के पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इसके 3 सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। कितने सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, 3 सेक्शन डिवाइड किए गए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस पूरे के पूरे आधुनिक भारत के अंदर हम लोग कंसिडर करेंगे बेटा कांग्रेस। किसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा लिबरल, उदारवादी, नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, गरम दल जिसको बोलते हैं अपन उग्र। और एक सेक्शन और हम लोग कंसिडर करेंगे बेटा गांधीयन, गांधीवादी। ठीक है, 4 नाम मैंने तुम लोगों के सामने लिखे हैं। इनका मतलब जानने की कोशिश करना। अगर इनका चारों का मतलब अगर तुम्हें समझ में आता है तो पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है तुम लोग बड़े आसानी से सीख सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी को मैं रिलेट करता हूँ। देखो, एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये भारत के अंदर आई थी बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या करने के पर्पज से, ट्रेड यानी व्यापार के पर्पज से आई थी। व्यापार अच्छा खासा इसका चल रहा था और बहुत रैपिडली ग्रोथ की ओर बढ़ रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके चलते बहुत सारे भारत के अंदर अलग अलग जगह पर इन्होंने अपने सेंटर इस्टेब्लिश कर दिए थे और एक अच्छा खासा नाम बना लिया था। फिर बीच के अंदर कुछ अप्स एंड डाउन्स आए जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अपने रेगुलेट के अंदर कंट्रोल के अंदर कर लिया, इस पर अपना अधिकार जमा लिया। और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग ये ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ पर काम करती थी बेटा, भारत के अंदर काम करती थी। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज है वो भारतीय लोगों की बात नहीं मानते थे। सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि आखिरकार ऐसा क्या किया जाए कि भारतीय लोगों की जितनी भी समस्या है वो अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाई जाए। कोई ऐसा दल होना चाहिए, कोई ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए, कोई ऐसी पार्टी होनी चाहिए और इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी होनी चाहिए कि वो सारे के सारे भारतीय लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। इसी के पर्पज से बेटा किसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसकी जो स्थापना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बेटा वो हो गई थी अपने पास 28 दिसंबर 1885 मुंबई के अंदर हुई थी। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस कि कांग्रेस की स्थापना कब हो गई थी, 28 दिसंबर 1885 में। और कहां पर हुई थी ये, मुंबई के अंदर एक संस्कृत कॉलेज था, गोकुल तेजपाल कॉलेज, वहां पर इस कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। कांग्रेस एक मीडिएटर का काम करती है। किसका काम करेगी, मीडिएटर का। इस कांग्रेस के बारे में हम लोग समझते हैं कि कांग्रेस कैसे मीडिएटर का काम है वो कर रही थी।
यहाँ पर अपने पास ब्रिटिश गवर्नमेंट और बेटा इधर क्या है अपने पास इंडियंस, ये भारतीय लोग हैं और यहाँ पर कौन है अपने पास ब्रिटिश सरकार। अब भारतीय लोगों को अगर कोई भी मुद्दा अगर रखना है अपना तो बेटा वो किसके पास जाएंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय लोगों की बातों को क्या कर देती थी, अनसुना कर देती थी, उनकी किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं दिया करती थी। और इतने सारे भारतीय लोग थे, अलग अलग लोगों की अलग अलग समस्याएं थी, तो कितने लोगों की समस्याओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो सुने। इसी पर्पज से एक ये पार्टी बनाई गई है जिसका क्या नाम निकाल दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इज दैट क्लियर। अब ये कांग्रेस कैसे काम करेगी, जैसे इंडियंस की जितनी भी प्रॉब्लम है वो अपनी अपनी प्रॉब्लम बेटा किसको ले जाकर और रिप्रेजेंट करेगा, कांग्रेस को। अब कांग्रेस रिप्रेजेंट करेगी बेटा किसको, इंडिया को। और इंडिया वालों के लिए जितनी भी समस्याएं हैं ये कांग्रेस बेटा कहां पर पहुंचा देगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचा देगी। कहां पर पहुंचा देगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो एक चेन बन चुकी है, इंडियंस कहां पर जाएंगे, कांग्रेस के पास, और बेटा कांग्रेस फिर आगे किसके पास जाएगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी आदतों से मजबूर थी, वो फिर भी कांग्रेस की बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर अपने विचार नहीं दे पाती थी, कुछ जानबूझकर नहीं दे पाती थी और कुछ और डिसाइड नहीं कर पाते थे, इस वजह से उनका रिप्लाई नहीं मिलता था। तो बहुत सारे लोगों के बीच में, इंडियंस के बीच में अलग अलग पार्टी बना दी गई है कि कुछ ऐसे लोग भी थे हमारे भारत के अंदर जिनको कंसिडर किया गया बेटा किसके अंदर, लिबरल पार्टी के अंदर। लिबरल पार्टी वाले जितने भी लोग थे वो क्या काम करते थे, एक एप्लीकेशन लिखते थे। क्या लिखते थे, एक एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन लिखकर बेटा आगे कहाँ पहुंचा देते थे, कांग्रेस को, और कांग्रेस आगे कहाँ पहुंचा देती थी उसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। कि एक शांति प्रिय तरीके से अगर कोई काम होता है कि जैसे अगर तुम्हें किसी दिन नहीं आना रहता है तो हम लोग एक एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं कि सर मैं फलाने फलाने दिन नहीं आ पाऊंगा। तो हम लोग एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से, ये जो लिबरल पार्टी वाले लोग थे ये क्या करते थे, एक एप्लीकेशन लिख के देते थे। एप्लीकेशन लिखने के थ्रू ही अपनी चीज़ों को मनवाने की कोशिश करते थे। लेकिन बहुत बार क्या हुआ कि ये एप्लीकेशन लिख के दे देते हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस वाला कहाँ दे देता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको बिना पढ़े ही फाड़ देती है और बेटा कहाँ डाल देती है, डस्टबिन में डाल देती है। और ये लोग वेट करते रहते हैं कि कब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्लाई आएगा, कब कांग्रेस का रिप्लाई आएगा। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए जहां पर सेटिस्फाई नहीं हुआ है कौन, लिबरल पार्टी। फिर इसी के साथ साथ एक और पार्टी बनी है बेटा, कौन सी, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी। जब लिबरल पार्टी वालों से काम नहीं बनता है तो फिर बेटा कौन सी पार्टी आती है, एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल, उग्रवादी। इनका एक ही काम है क्या, स्ट्राइक कर दो, हिंसात्मक काम करो, लड़ाई दंगे करो, आंदोलन करो, अपनी बात को मनवा लो। बोलो यस या नो। अगर तुम्हें जूते चाहिए, पापा जूते नहीं दिला रहे हैं तो जिद करना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं खाऊंगा खाना, चाहे कितना भी बढ़िया से बढ़िया बनाओ। और लास्ट में जाके फिर पापा क्या दिला देते हैं तुम्हें, जूते। यस या नो। तो याद रखना ये जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है अपने किसी भी बात को मनवाने के लिए क्या करती थी, ये स्ट्राइक करती थी, लड़ाई दंगे करती थी, हिंसात्मक कार्य करती थी। तो ये पूरे के पूरे सेक्शन है। उसके बाद में फिर चलता है बेटा कौन सा एरा, गांधीयन एरा यानी गांधीवादी युग। और यहीं से असली शुरुआत होती है किसकी, इंडियन नेशनल मूवमेंट की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। बताओ 1885 के अंदर क्या कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है क्या। फिर अपन बात करते हैं बेटा 1885 से लेकर और 1905 तक कौन सी टर्म चलने वाली है अपने पास, लिबरल पार्टी। 1905 से लेकर और 1919 तक कंसिडर करेंगे किसको, एक्सट्रीमिस्ट पार्टी को। और फिर बेटा अपन यह बात करेंगे 1919 से लेकर और 1947 तक हम लोग कंसिडर करेंगे किसको, गांधीयन एरा को। तो मेरे हिसाब से आधुनिक इतिहास के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किन के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी है, क्या सभी स्टूडेंट को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है क्या, बोलो यस या नो। तो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसका टाइम ड्यूरेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक पता है, 1600 एडी से लेकर 1947 तक। वास्तविकता में कांग्रेस है वो किसके मीडिएटर का काम करेगी, किस किस के बीच में, ब्रिटिश गवर्नमेंट और इंडियंस के बीच में। ये जो आज की कांग्रेस है वो उसी टाइम से एस्टेब्लिशमेंट हो चुका था इसका, और तब से लेकर अब तक
हमारे बीच में कौन सी पार्टी बनी हुई है? अभी भी कांग्रेस पार्टी बनी हुई है। नोट डाउन करो इसको। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस लिख लेना। डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतिहास के अंदर तुम्हें तारीख पे तारीख मिलेगी। तीनों चारों सेक्शन नोट डाउन कर लो। लिखा क्या? लिखो फटाफट। वो तो बाद में, वो तो ब्रांच है, इसके बाद बनी है वो तो ब्रांच है। अगर अपन बात करते हैं पार्टी, तो पार्टी सबसे पहले कौन से स्टैब्लिश की गई थी? कांग्रेस। ठीक है। स्टैब्लिश करने के पीछे का रीजन है वो मैंने तुम लोगों को क्लियरली बता दिया कि क्यों कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्योंकि भारतीय लोगों और अंग्रेज अधिकारियों या अंग्रेज सरकार के बीच में जो कम्युनिकेशन करने के लिए या कुछ भी चीजों को मनवाने के लिए एक ऐसा दल या एक ऐसी पार्टी का होना जरूरी था जो भारतीय लोगों की समस्याओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। ये कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब हम लोग कंसिडर करते हैं, इसका मतलब होता है बेटा वॉइस ऑफ पीपल, यानी लोगों की आवाज, जनता के लिए। कौन काम करेगी? कांग्रेस काम करेगी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कांग्रेस का अर्थ क्या है, तो बेटा याद रखना जनता के लिए, जनता की आवाज। क्योंकि जनता को यहाँ पर बेटा किससे रिप्रेजेंट किया गया है? किसको रिप्रेजेंट किया गया है? इंडियंस को रिप्रेजेंट किया गया है। इज दैट क्लियर? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्टैब्लिशमेंट है वो कब हो गया था इसका? इसकी स्थापना हो चुकी थी बेटा 28 दिसंबर 1885 में। वेन्यू है, स्थान है, वो कहां पर था? मुंबई। कौन सी कॉलेज थी? गोकुल तेजपाल कॉलेज। इसका जो फाउंडर था वो कौन था? A.O. ह्यूम। और इसका जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बनाया गया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो बनाया गया था वो बनाया गया था व्योमेश चंद्र
बनर्जी। इसको बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब देखो यहाँ से 3-4 क्वेश्चंस है वो तुम्हारे पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। कांग्रेस की स्थापना कब हो गई थी? 28 दिसंबर 1885 में। वेन्यू है, स्थान है बेटा, वो कहां पर हुआ था? मुंबई के अंदर गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज थी। इसके जो संस्थापक है, कांग्रेस के फाउंडर है, वो कौन थे अपने पास? A.O. ह्यूम। कहां के निवासी थे, कहां के रेजिडेंशियल थे? ये स्कॉटलैंड के थे। ठीक है। और इसका जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। नोट डाउन करो सारी की सारी चीजें। अब देखिए 1885 से लेकर और 1905 तक कौन सा फेज पढ़ेंगे अपन? लिबरल फेज। और लिबरल फेज वालों के बारे में नरम दल, ये गरम दल, नरम दल वालों के बारे में मैंने तुम लोगों को बता रखा है कि सिर्फ और सिर्फ एक एप्लीकेशन लेटर लिखते थे और उसी के थ्रू अपनी चीजों को कंसिडर करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस एप्लीकेशन लेटर का रिप्लाई देगी और अपनी बातें मान ली जाएगी। तो यहाँ पर इतना ज्यादा कुछ भी इंसिडेंट हमारे सामने देखने को नहीं मिला है। हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, दैट इज व्योमेश चंद्र बनर्जी। लिख लिया क्या? अब देखो इसके सेशन हुआ करते थे कांग्रेस के हर साल। साल में कितने अधिवेशन हुआ करता था इसका? एक। ठीक है। हर साल इसके अधिवेशन हुआ करते थे। उस अधिवेशन की जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, वो अलग अलग लोगों को बनाया जाता था और अलग अलग लोग अलग अलग जगह से इसकी क्या करते थे? फिर अध्यक्षता करते थे। हम लोग बात करेंगे बेटा 1896, जहां पर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ है और वो कहां पर हुआ है? कलकत्ता के अंदर। कौन से अधिवेशन की बात करेंगे अपन? कलकत्ता अधिवेशन 1896। इस कांग्रेस के इस अधिवेशन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने निकल कर आती है, दैट इज नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। जिसको एडॉप्ट किया गया था आजादी के समय राष्ट्रीय गीत। कौन सा अपने पास? वंदे मातरम। किसके द्वारा लिखा गया है? नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था कौन सा गीत? वंदे मातरम। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, वंदे मातरम गीत है वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अंदर लिखा गया था? 1896 कांग्रेस सेशन कहां पर हुआ था ये बेटा? कलकत्ता के अंदर हुआ था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। बट याद रखना, इस गीत को लिखने के बाद में कुछ टाइम बाद इनकी डेथ हो गई थी और इस गीत को फिर गाया किसके द्वारा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लिखा किसके द्वारा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। लिख लो 1896 कलकत्ता सेशन, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम।
लिख लिया। उसके बाद हर साल कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करता था, और फिर सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ेंगे 1905 का। लिख लिया ये। नाइनटीन 1905 बंगाल विभाजन। इस बंगाल विभाजन की कहानी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। देखो, अंग्रेजों की एक नीति हुआ करती थी, उनकी एक पॉलिसी हुआ करती थी, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जहां पर एकता है, सबसे पहले उन लोगों के अंदर मतभेद पैदा करो, उन लोगों को अलग अलग करो, और फिर सेपरेटली सेपरेटली उनको फिर क्या करो, अंग्रेजों के खिलाफ या इन भारतीय लोगों के खिलाफ कर दो, और वो किसके फेवर में आ जाए, फिर ब्रिटिश के फेवर में आ जाए। तो याद रखना, इन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लागू करी थी, फूट डालो और राज करो की नीति। सबसे पहले अपन बात करते हैं बंगाल पार्टीजन के बारे में, जो हुआ था कब, 1905। और इस टाइम जो गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का, उसका क्या नाम था बेटा, लॉर्ड कर्जन। क्या नाम हुआ करता था इसका, लॉर्ड कर्जन। और ये लॉर्ड कर्जन है, इसी ने आइडिया दिया था किसका, बंगाल पार्टीजन का। इसने क्या किया, देखो बंगाल है वो राजनीति का केंद्र हुआ करता था उस समय भारत के अंदर, पॉलिटिकल सेंटर बना हुआ था। पहले 3 जगह भारत के पॉलिटिकल सेंटर बना हुआ करते थे। याद रखना, यहां पर अपने पास बेटा बॉम्बे, क्या है, बॉम्बे। यहां अपने पास बंगाल, और यहां था अपने पास मद्रास। पहले 3 अलग अलग पॉलिटिकल सेंटर हुआ करते थे भारत के अंदर, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। और इन तीनों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, बॉम्बे का गवर्नर अलग, बंगाल का अलग और मद्रास का अलग। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया कि 3 अलग अलग पावर को सबसे पहले तोड़ा, और इस बॉम्बे और मद्रास वाला जो गवर्नर था उसके पद को बेटा क्या कर दिया, समाप्त, और इन दोनों पद को किसके अंडर में डाल दिया है, बंगाल के गवर्नर के अंडर में। तो मुझे बताओ, अब पूरे के पूरे भारत के अंदर गवर्नर है वो सिर्फ और सिर्फ कहां का रहेगा, बंगाल का रहेगा। तो मतलब पूरी की पूरी पॉलिटिकल जो सेंटर है वो कौन बन चुका है, अभी बंगाल बन चुका है। और यहीं से सारे के सारे मुद्दे आते थे, जैसे आज हमारे देश के अंदर कैपिटल कहां बनी हुई है, दिल्ली बनी हुई है। आगे बात समझ में। तो याद रखना, उस टाइम बंगाल है वो पॉलिटिकल सेंटर हुआ करता था, राजनीति का केंद्र हुआ करता था। इन्होंने क्या किया, इस बंगाल के पार्टीजन कर दिए, इस बंगाल का विभाजन कर दिया। और इस बंगाल विभाजन के विरोध में बहुत सारे इंडियंस आए कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से इस बंगाल का बेटा क्या कर दिया, विभाजन। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बंगाल का विभाजन है वो किस वर्ष हुआ था, 1905 के अंदर। बंगाल पार्टीजन हेल्ड इन 1905। इस टाइम जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसका क्या नाम था, लॉर्ड कर्जन। अब इन्होंने बंगाल को अलग अलग 2 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया। तो मुझे बताओ, कहीं ना कहीं जो एक पावर थी, उस एक पावर के कितने टुकड़े हो गए, अभी 2 टुकड़े हो चुके हैं। बोलो यस या नो। अब बहुत सारे लोगों ने इसका अपोजिशन किया, फिर इसके लिए कमेटी आई, इसके लिए फिर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक किंग आया जो 1911 में जाकर और वापस से इस बंगाल पार्टीजन के डिसीजन को क्या कर दिया, उसने कैंसिल कर दिया। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव है वो कब वापस ले लिया गया था, 1911 के अंदर। बंगाल विभाजन हुआ कब था, 1905 के अंदर। क्या रीजन था, फूट डालो और राज करो की नीति। गवर्नर जनरल कौन था इस टाइम, लॉर्ड कर्जन हुआ करता था। यस या नो। अब देखो, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, बंगाल जो एक पूरी की पूरी शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता था, किसके द्वारा, इंडियंस के द्वारा, क्या उस शक्ति को डिवाइड कर दिया है कि इन्होंने, बोलो यस या नो। अब इस शक्ति को डिवाइड करने के बाद
अपन बात करते हैं बेटा 1906 की। 1906 ने इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया बेटा किसका, मुस्लिम लीग। किसकी स्थापना कर दी, मुस्लिम लीग। अब पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था भाई, हिंदू और मुस्लिम एक ही देश के अंदर रहते थे, एक ही हुआ करते थे। पहले तो इन्होंने बंगाल का डिवाइड करके और पूरी की पूरी पॉलिटिकल पावर को ब्रेक किया है। उसके बाद में इन्होंने इन मुस्लिमों को भड़काना शुरू करा कि तुम फालतू ही इन भारतीय लोगों के साथ जुड़े हुए हो, तुम्हारी तो खुद की इतनी जनसंख्या है कि तुम लोग अपने लिए अलग से एक निर्वाचक क्षेत्र बना सकते हो, अलग से एक सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज है वो तुम लोग ही बना सकते हो। और कहीं ना कहीं ये जो बात है वो इन मुस्लिम लीग वालों के दिमाग में फिट बैठ गई, और अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये तक बोल दिया कि इस चीज को बनाने के लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें परमिशन देंगे। बोलो यस या नो। और 1906 में बेटा किसकी स्थापना कर दी गई है, मुस्लिम लीग की। और कहीं ना कहीं यहीं से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि एक हिंदुस्तान बनना स्टार्ट हो गया और एक पाकिस्तान बनना स्टार्ट हो गया। बोलो यस या नो। फिर अपन बात करते हैं 1907। अब इतनी सारी चीजें जब हो रही थी तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो लिबरल पार्टी वो 1905 तक ही काम करी है, क्योंकि जब फिर अंग्रेजों के ऐसे फैसले आने लगे तब लेटर से काम नहीं पड़ा, तब तो फिर स्ट्राइक करनी ही करनी पड़ी। बहुत सारे दंगे प्रसाद हुए, आंदोलन चलाए गए, बंग भंग आंदोलन चलाया गया है इस बंगाल विभाजन के विरोध के अंदर। फिर उसके बाद में आता है 1907 और ये आता है बेटा अपने पास स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। यानी यहाँ पर जो लिबरल पार्टी और जो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी थी वो बेटा दोनों क्या हो गई है, अब अलग अलग हो गई है। इसको, ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था सूरत के अंदर। कहां पर हुआ था, सूरत में। और बेटा इसको किस नाम से जाना जाता है, सूरत सेशन। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सूरत अधिवेशन किस वर्ष पारित हुआ है, 1907 में। गरम दल और नरम दल कब अलग हो गए हैं, 1907 के अंदर। कांग्रेस का विभाजन भी कौन से वर्ष हो चुका है, 1907 के अंदर हो चुका है। बोलो यस या नो। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या। फिर अपन एक बार इतना लिखो तुम लोग, 1905। बंकिम चंद्र चटर्जी वाला लिख लिया था 1896। उसके बाद लिखो 1905 बंगाल पार्टीजन। गवर्नर जनरल लिख लेना इस टाइम, लॉर्ड कर्जन। बताओ लिख लिया क्या, 1905 कौन सा विभाजन हो चुका था, बंगाल का विभाजन। 1906 के अंदर लिख लो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना, जगह लिख लेना ढाका। ढाका रिसेंटली किसकी कैपिटल बनी हुई है, बांग्लादेश की। और बांग्लादेश भी पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, भारत का ही। लिख लो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 कहां पर हुई थी, ढाका के अंदर। 1907 के अंदर लिख लो स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। सूरत अधिवेशन भी सूरत अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है इसको।
क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा गर्म दल और नरम दल दोनों अलग अलग कब हुए हैं? 1907। इसको याद भी रख सकते हो, देखो 1907। तो बेटा साथ साथ कौन चल रहे थे कांग्रेस के साथ साथ? कौन कौन चल रहे थे अपने पास? गर्म दल और नरम दल। और फिर साथ छूट चुका है, यानी गर्म दल अलग हो गया और नरम दल ही अलग हो चुका है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते अपन 1909। मार्ले मिंटो एक्ट, मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले और मिंटो दो अलग अलग लोग हुआ करते थे और इन्होंने ही मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया है। इन्होंने ही सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज को बेटा क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। देखो 1906 के अंदर बात हुई थी किसकी? मुस्लिम लीग की, कि तुम लोग अलग हो जाओ किससे? हिंदुओं से। तो 1906, उसके बाद में 07, उसके बाद में 08, और 2-3 साल के बाद में जब इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी तो फिर वापस से मुस्लिमों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास में रिक्वेस्ट करी कि जब आपने हमें वादा किया था कि हम तुम्हारे लिए अलग से क्या बनाएंगे? इलेक्टोरल कॉलेज, तो फिर उसमें किस चीज की देरी की जा रही है? तो याद रखना 1909 के अंदर मार्ले मिंटो आया था और इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज, यानी हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी? सांप्रदायिक निर्वाचक क्षेत्र को बेटा क्या दे दी गई? क्या दे दी गई है? मंजूरी दे दी गई है। यानी यहां से मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचक क्षेत्र है, उसको क्या मिल चुकी है? मंजूरी। अब देखो इन अंग्रेजों ने कैसे गेम खेला है। ये पूरा का पूरा भारत था, ऐसा मान के चलो कि ये क्या है? पूरा का पूरा इंडिया। इस इंडिया के 2 सेक्शन कर दिए हैं, बंगाल पार्टीजन, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे भारत को तुम लोग एक बंगाल के रूप में देखो, क्योंकि पॉलिटिकल सेंटर कौन सा हुआ करता था पहले? बंगाल। क्या 2 अलग अलग सेक्शन हो गए हैं क्या बंगाल के? अब इस बंगाल को भूल जाओ। अब यहाँ पर देखो हिंदू और मुस्लिम। क्या हिंदू और मुस्लिम है? पूरे के पूरे पहले एक भारत था, अब उसके 2 सेक्शन हो चुके हैं, क्या हिंदू और मुस्लिम। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन्होंने हर प्रकार से भारत की जो यूनिटी है उस यूनिटी को बेटा क्या किया है? तोड़ा है। और तोड़ने के बाद फिर इन्होंने सेपरेटली अटैक किया है, तब जाकर इन्होंने भारत पे 347 साल तक क्या किया है? राज किया है। बोलो यस या नो? तो याद रखना सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज है वो कौन से अधिवेशन के अंदर बनाया गया था? 1909 मार्ले मिंटो एक्ट। क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछ लिया जाएगा, मार्ले मिंटो अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 के अंदर। और इसमें मुस्लिमों के लिए अलग से क्या बना दिया गया था? सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज बना दिया गया था। यस या नो? फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी? 1911। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है तुम्हारे पास, 1911। दिल्ली दरबार। इस दिल्ली दरबार का पूरा मतलब समझना। देखो दिसंबर 1911 के अंदर एक ब्रिटिश किंग हुआ करता था, जॉर्ज पंचम। क्या नाम था इसका? जॉर्ज पंचम। और इसकी वाइफ थी, उसका नाम था बेटा मैडम मेरी। ना इसकी ना उसकी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तो याद रखना जॉर्ज पंचम एक राजा हुआ करता था और उसकी जो क्वीन हुआ करती थी उसका क्या नाम था? मैडम मेरी। और इन दोनों को इनवाइट किया गया है कहां पर? इंडिया के अंदर। और ये लोग दिसंबर 1911 के अंदर बेटा कहां पर पहुंचे हैं? इंडिया पहुंचे हैं। बड़े ध्यान से समझना, बहुत सारे मुद्दे बताऊंगा इससे रिलेटेड। जैसे ही ये इंडिया के अंदर पहुंचे तो बेटा इंडिया में सबसे पहले पहुंचे ये कहां पर? मुंबई के अंदर। कहां पहुंचे? मुंबई।
और मुंबई में इनका वेलकम किया गया, और वेलकम करने के बेस पे बेटा किसको बनाया गया है? गेटवे ऑफ इंडिया, जो कहाँ बना हुआ है अपने पास? मुंबई के अंदर बना हुआ है। तो याद रखना, गेटवे ऑफ इंडिया है, इसको इंडिया का एंट्रेंस भी बोला जाता है, भारत का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। ये किसके वेलकम पे बनाया गया था? जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी के स्वागत के लिए एक गेट बनाया था, एक दरवाजा बनाया हुआ था। मुंबई के अंदर तुम लोग जाओगे तो वहां पर तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। बोलो यस या नो? तो याद रखना, गेटवे ऑफ इंडिया है वो जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी के वेलकम के लिए एक दरवाजा बनाया था कि उनका स्वागत किया जाए उस दरवाजे के बेस पे ही, और उसी को बेटा भारत का क्या बोला गया है? एंट्रेंस। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गेटवे ऑफ इंडिया। कहाँ बना हुआ है ये? मुंबई के अंदर बना हुआ है। अब ये दोनों आ गए मुंबई, मुंबई के बाद में फिर ये दिल्ली गए, दिल्ली वो बंगाल गए, बंगाल के बाद फिर दिल्ली गए। अलग अलग जगह पर इन्होंने क्या किया है? भ्रमण किया है। और उसके बाद में फिर बेटा लास्ट के अंदर दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में इनके स्वागत के लिए एक दरबार लगाया गया। क्या लगाया गया? दरबार, जिसका क्या नाम निकाल दिया गया है? दिल्ली दरबार नाम निकाल दिया। और इन्होंने इनको बहुत सारे भारतीय लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं कि बंगाल का क्या कर दिया गया है? विभाजन कर दिया गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई है, गरम दल नरम दल अलग हो गए हैं, मुस्लिमों को अलग से निर्वाचक क्षेत्र मिल चुका है। कहीं ना कहीं हमारे साथ में, इंडियंस के साथ में बहुत सारी क्या चल रही है? प्रॉब्लम्स चल रही है। तो इन्होंने फिर उसका कुछ सॉल्यूशन निकाला। सबसे पहले तो इन्होंने बेटा जो बंगाल पार्टीजन था उसके डिसीजन को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। क्या कर दिया? रद्द। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बंगाल विभाजन का फैसला कब रद्द किया गया था? 1911 के अंदर। बोलो यस या नो? अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने पास 1912 कैपिटल। जो राजधानी है बेटा वो सबसे पहले कहां पर स्टैब्लिश की गई थी? कलकत्ता। और कलकत्ता से इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया गया है? तो याद रखना, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट किया गया था? अप्रैल 1912 के अंदर। अप्रैल 1912 के अंदर जो पहली भारत की राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता, उस कलकत्ता से शिफ्ट करके इसको कहां पर कर दिया गया है? दिल्ली। और ये भी किसके द्वारा किया गया है? जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी के द्वारा। क्योंकि बंगाल का बेटा क्या हो चुका था? पार्टीजन हो चुका था। और उस फैसले को भी क्या कर दिया फिर इन लोगों ने? रद्द कर दिया है। तो याद रखना, दिल्ली को राजधानी कब घोषित किया गया? जो कैपिटल ऑफ दिल्ली है वो डिक्लेयर कब हुआ था बेटा? अप्रैल 1912 के अंदर। अप्रैल 1912 के अंदर दिल्ली को क्या घोषित कर दिया गया है? राजधानी घोषित कर दिया गया है। ट्रांसफर कहां से कहां हुआ है? कोलकाता से दिल्ली के अंदर हो गया। वो तो कौन कौन से व्यक्ति आए थे अपने पास? जॉर्ज पंचम और मैडम मेरी। और उन्हीं के वेलकम के लिए मुंबई के अंदर एक गेट बनाया गया था जिसका क्या नाम निकाल दिया गया है? गेटवे ऑफ इंडिया। उसी को क्या बोला जाता है? एंट्रेंस ऑफ इंडिया, यानी भारत का प्रवेश द्वार। बताओ 1911 की ये कहानी समझ में आती है क्या तुम लोगों को? यस या नो? चलो, अब 1911 का ये एक और किस्सा मैं तुम लोगों को बताऊंगा। 1911 कलकत्ता सेशन। कौन से अधिवेशन की बात करेंगे अपन? कलकत्ता अधिवेशन की। और इस अधिवेशन की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर नेशनल एंथम ऑफ इंडिया है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, जो एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम, जन गण मन। और ये जो जन गण मन है ये किसके द्वारा लिखा गया है बेटा? ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नोट डाउन करो। इससे पहले वाला लिख लिया था क्या? ये लिख लिया था 1911 वाला, दिल्ली दरबार वाला। लिखो फिर।
रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही एक और गीत लिखा गया था, आमार सोनार बांग्ला। और ये आमार सोनार बांग्ला है, जब बांग्लादेश बना था तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो किसको डिक्लेयर कर दिया गया है, आमार सोनार बांग्ला को। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आमार सोनार बांग्ला है वो किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इस रविंद्रनाथ टैगोर की एक बुक भी थी बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि। और इसके लिए इनको लिटरेचर के अंदर फर्स्ट इंडियन थे जिनको लिटरेचर के अंदर कौन सा प्राइज प्राप्त हुआ है, नोबेल प्राइज। याद रखना, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता जो पहले भारतीय थे वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। और इनको जो नोबेल प्राइज मिला गया था वो मिला था 1913 के अंदर। 1913 को इनको गीतांजलि पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, नोबेल पुरस्कार। लिख लो सारी की सारी इंफॉर्मेशन। 1911 कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जन गण मन है वो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन से लिया गया है, 1911 कोलकाता अधिवेशन। किसके द्वारा लिखा गया है ये, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और किसके द्वारा गाया गया है ये, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लिखा भी इन्होंने और गाया भी इन्होंने। राष्ट्रगीत है वो किसके द्वारा लिखा गया था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वो 1896 था और ये 1911। दोनों ही अधिवेशन हैं, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान वाले, वो कहां पर हुए थे, कोलकाता में हुए थे। क्लियर है बात। 1912 लिख लो, कैपिटल राजधानी वो कहां से कहां शिफ्ट हो गई है, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो गई है। उसके बाद लिखो 1913, 1913। ये लिख लिया क्या कंप्लीट। गदर पार्टी, अध्यक्ष लिख लेना लाला हरदयाल। उन्नीस 1913 के अंदर गदर पार्टी की स्थापना की गई है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर। और इसके जो संस्थापक बनाए गए थे वो किसको बनाए गए थे, लाला हरदयाल को। और ये पार्टी है वो भी किसके लिए काम कर रही थी, इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1913 के अंदर। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे, जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वो किसको बनाया गया था, लाला हरदयाल को। कौन सी जगह गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर। अब अपन बात करते हैं 1915। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये, 1915। गांधी जी कब आ गए थे भारत, 1915 के अंदर। और यहाँ पर एक डे सेलिब्रेट किया गया था 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी कहाँ पर लौटे हैं, भारत।
गांधी जी याद रखना बेटा कहाँ चले गए थे ये, साउथ अफ्रीका। कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका। और वहां पर इन्होंने किसकी पढ़ाई करी थी, एज अ लॉयर, यानी वकालत करी थी इन्होंने। और वकालत के लिए गांधी जी कहाँ पहुंच गए थे, साउथ अफ्रीका। 1893 के अंदर पहली बार गए थे। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं जहाँ गांधी जी है वो कहाँ पर लौटना पड़ा इनको, भारत। उसके बाद में फिर से वापस पहुंच गए, फिर वापस आए, फिर पहुंच गए। लेकिन एट द लास्ट एंड फाइनल तरीके से गांधी जी है वो भारत कब आ चुके थे, 9 जनवरी 1915। इसीलिए इस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है माइग्रेंट डे, यानी भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय मूल के जो भी लोग बाहर किसी विदेश के अंदर रह रहे हैं और अगर वो वापस से लौट आ जाते हैं तो उनको बोला जाता है बेटा क्या, प्रवासी लोग। ठीक है, तो भारतीय प्रवासी दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, 9 जनवरी को। अब देखो 1915 को गांधी जी है वो रिटर्न बैक टू इंडिया हुए हैं। लेकिन उससे पहले एक घटना हो गई थी 1914 से लेकर 1918, जहां पर क्या स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर इन ब्रिटिश ने भारतीय लोगों की मदद ली है और भारतीय लोगों ने मदद करी है बेटा किसकी, अंग्रेजी सरकार की। और सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व हुए हैं वो कौन हुए हैं, गांधी जी हुए हैं। गांधी जी 1915 के अंदर आए भारत, और उस टाइम क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। और गांधी जी ने फिर बेटा किसको सपोर्ट किया है, अंग्रेजों को सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट की वजह से बहुत सारे इंडियंस है वो गांधी जी के अपोजिशन में हो गए, उनसे नाराज हो गए कि ये कैसा व्यक्ति है, जो व्यक्ति या जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ये उन्हीं का साथ दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को पता चला है कि भारतीय लोगों की जो भी समस्याएं थी वो जैसे ही गांधी जी को पता चली तो गांधी जी ने उन समस्याओं का समाधान के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए और वहां से फिर उन समस्याओं से क्या दिलवाया, उनको निपटारा दिलवाया। तो कैसे जैसे करके फिर लोगों में एक पॉजिटिविटी आने लगी है गांधी जी को लेकर कि अगर अंग्रेजों की तरफ से कोई भी समस्या अगर आ रही है तो गांधी जी को बताइए, गांधी जी उसका समाधान ही करवाएंगी। अब मुझे बताओ, जो काम कांग्रेस कर रही थी वो कुछ टाइम के लिए अब कौन करना स्टार्ट कर दिया है, गांधी जी। भारतीय लोगों की समस्या थी, वो समस्या आकर और किसको बताई जाती थी, गांधी जी को। और गांधी जी बेटा फिर उस समस्या का समाधान ही करवाते थे। बोलो यस या नो। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी भारत कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। और कहां से लौटे थे ये, साउथ अफ्रीका से लौटे थे। अब एक पूरी की पूरी कहानी तुम लोग सुनोगे आगे और गांधी जी से रिलेटेड। 1916 के अंदर एक केस हुआ था जिसका नाम है बेटा होम रूल लीग। और इसके अंदर दो व्यक्ति थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर। ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने मिलकर और किसकी स्थापना कर दी है, होम रूल लीग की स्थापना कर दी है। और बेटा याद रखना जो 1907 में गरम दल और नरम दल जो अलग हो गए थे वो वापस से क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। तो याद रखना गरम दल और नरम दल कौन से अधिवेशन के अंदर एक हो गए थे, 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में। यहाँ पर एक होम रूल लीग बनाई गई है जो किस किस के द्वारा बनाई गई है, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ये इनकी न्यूज़पेपर है, क्या है, न्यूज़पेपर। इन्होंने इस राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए किसकी मदद ली है बेटा, न्यूज़पेपर की, समाचार पत्रों की। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र है वो किसके द्वारा चालू किए गए हैं, एनी बेसेंट के द्वारा। मराठा और जो केसरी जो अपने पास समाचार पत्र है वो बेटा किसके द्वारा लागू किए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा केसरी समाचार पत्र है
वो किसके द्वारा लिखा, ये किसके द्वारा चालू किया गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। लिख लो 1916 होम रूल लीग, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। लिख लिया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से लेकर 1918 तक चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों की मदद करी है और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी उठाया है गांधी जी ने, कि भारतीय लोगों की जितनी भी समस्याएं थी उन सभी समस्याओं का समाधान करवाया है। और अंग्रेजी सरकार उस टाइम मजबूर थी। अगर उस टाइम अंग्रेजी सरकार गांधी जी की बातों को अगर अनसुना कर देती तो बताओ मुझे, क्या कभी भी इंडियंस है वो इन ब्रिटिश गवर्नमेंट का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या कभी सपोर्ट करते? क्या नहीं करते। तो अंग्रेजी जो सरकार थी वो भी मजबूर थी और उसी मजबूरी का फायदा उठाया बेटा किसने? गांधी जी ने। तभी तो हम लोग बोलते हैं मजबूरी का नाम। आ गई बात समझ में? तो याद रखना, हम लोग बात करते हैं 1917 की। चंपारण सत्याग्रह। याद रखना, गांधी जी का भारत में पहला जो सत्याग्रह था बेटा वो कौन सा सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह। ये जो सत्याग्रह वाली चीज है वो गांधी जी कहां से सीख के आए थे? अफ्रीका से सीख के आए थे। कहां से सीख के आए थे? अफ्रीका से। 1906 के अंदर ही एक बार इन्होंने सत्याग्रह कर दिया था। कहां पर? अफ्रीका में। लेकिन भारत के अंदर गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो कब था? 1917 चंपारण सत्याग्रह। चंपारण है वो बिहार का एक जिला है बेटा। क्या है? बिहार का एक जिला है। यहाँ पर नाइल कल्टीवेशन की जाती थी, नील की खेती की जाती थी। किसकी खेती? नील की खेती। यहाँ पर एक प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम था बेटा राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था? जैसे ही इस व्यक्ति को पता चला है कि गांधी जी नामक एक व्यक्ति है जो धोती पहने हुए हैं, हाथ में लाठी लिए हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं, वो भारतीय लोगों की समस्याओं को अंग्रेज सरकार तक पहुंचाते हैं और उनका समाधान करवाते हैं। तो एक ऐसे ही कहीं पे सभा हो रही थी, उस सभा के अंदर राजकुमार शुक्ला भी पहुंच गए और राजकुमार शुक्ला की उस सभा के अंदर बेटा किसके साथ भेंट हुई है? गांधी जी के साथ भेंट हुई है। और इन राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इस चंपारण जिले में जितने भी लोग थे उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन बताई है और इनको कहां पर इनवाइट किया है? चंपारण आने के लिए। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने इनवाइट किया था? राजकुमार शुक्ला ने। और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? नाइल कल्टीवेशन थी, वही नील की खेती। रंग का आविष्कार बाद में हुआ था, पहले किसका यूज लिया जाता था बेटा? नील का। और यहाँ पर तीन कटिया सिस्टम चलता था। कौन सा सिस्टम चलता था? तीन कटिया सिस्टम। तीन कटिया सिस्टम का मतलब है 3/20। 3/20 का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास 20 टुकड़े हैं भूमि के तो 3 टुकड़ों पर तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नील की खेती ही करनी पड़ेगी। इन 3 भाग के अंदर नील की खेती करना क्या कर दिया इन्होंने? कंपलसरी कर दिया। बहुत सारे लोग इससे परेशान भी थे और इसी परेशानी का हल करने के लिए राजकुमार शुक्ला ने बेटा किसको इन्वाइट कर लिया? गांधी जी को। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देखो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे तुम्हारे पेपर के अंदर
पहला क्वेश्चन, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? 1917 चंपारण सत्याग्रह। फिर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने आमंत्रित किया है? राजकुमार शुक्ला ने। तीन कटिया सिस्टम कौन से सत्याग्रह के अंदर लागू किया गया था? 1917 चंपारण सत्याग्रह। फिर गांधी जी ने यहाँ पर आए और इन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट करा और इस सत्याग्रह को बेटा सक्सेसफुल किया। क्या किया? सक्सेसफुल, यानी अंग्रेजी सरकार मजबूर हो गई घुटने टेकने के लिए गांधी जी के सामने, और इन्होंने गांधी जी की सारी बातें मान ली और इन किसान वर्ग के लोगों को बेटा क्या दिलाई है? सफलता दिलाई है। तो गांधी जी का पहला आंदोलन था और पहले ही आंदोलन में गांधी जी ने क्या प्राप्त कर ली है? सफलता प्राप्त कर ली है। तब से जाकर गांधी जी है वो लोगों के नजरों में आ गए हैं और लोग पॉजिटिव हो गए हैं गांधी जी को लेकर, और तब से ही फिर इन्होंने आगे अपनी पूरी की पूरी जो नेशनल मूवमेंट के अंदर जो अपना योगदान है वो देना स्टार्ट कर दिया था। इज दैट क्लियर? तो याद रखना, फर्स्ट सत्याग्रह है गांधी जी का, वो कौन सा था? 1917 चंपारण सत्याग्रह। लिखो 1917 चंपारण सत्याग्रह। बताओ, क्या आधुनिक इतिहास समझ पा रहे हो क्या तुम लोग? यस या नो? अब तक बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन हम लोग बात करेंगे बेटा इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ वही कंसिडर करना है जहां से मोस्ट प्रोबेबिलिटी अब तक की यही रही है, चाहे कोई सा ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो। इस मॉडर्न हिस्ट्री से जितना मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा 99% क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए तुम्हारे। और याद रखना, अगर तुम्हारे पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आता है तो अपने कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। जितना करवा रहा हूँ उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ो ताकि तुम्हारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए, तुम्हारा क्वेश्चन बने और तुम्हारा सिलेक्शन बड़ी आसानी से हो पाए। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन भी मैटर करेगा तुम्हारे सिलेक्शन को होने में और सिलेक्शन को रोकने में। इज दैट क्लियर? अब देखो, जैसे ही 1917 के अंदर गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया और इसको बेटा क्या बनाया? सफल बनाया। वैसे ही बाकी अदर जो फार्मर क्लास के जो लोग थे, जो अंग्रेजी समस्याओं से जूझ रहे थे, उन सभी को इसके बारे में पता चला है और वो भी बेटा फिर कहां पहुंच गए? गांधी जी के पास पहुंच गए और गांधी जी को जाकर अपनी पूरी की पूरी समस्याएं बताई है। फिर गांधी जी ने इनका भी सपोर्ट किया और अपन बात करते हैं बेटा किसकी? 19 अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद माइल वर्कर मोमेंट 1918 के अंदर एक मूवमेंट चलाया गया है गांधी जी के द्वारा, और वो किसको लेकर है? अहमदाबाद के अंदर जो मील मजदूर हुआ करते थे, जो फैक्ट्रीज हुआ करती थी, जहां पर मजदूर लोग क्या करते थे? काम करते थे। तो कंसिडर ये हुआ है, देखो 1918 का जो ईयर है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बहुत भयंकर पेंडेमिक आ चुकी थी बेटा, जिसका क्या नाम था? प्लेग। क्या नाम था? प्लेग। प्लेग की कहानी ये है कि एक बैक्टीरियल डिजीज है। कौन से डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया है, जो चूहे होते हैं उन मरे हुए चूहों के शरीर से एक बैक्टीरिया जनरेट होता है जिसका नाम है कौन सा? पास्चुरेला पेस्टिस। वो पास्चुरेला पेस्टिस अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाता है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? प्लेग। और इस प्लेग डिजीज को और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, काली मौत भी इसको कहा जाता है। क्योंकि याद रखना 1918 के अंदर ये जो प्लेग डिजीज थी वो अपनी चरम सीमा पे थी और बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आकर मर चुके थे। तो जब भी ब्रिटिश जो कोड हुआ करता था, अंग्रेजी जो संहिता हुआ करती थी, उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर पेंडेमिक आती है या फेमाइन अगर आता है तो इनका मजदूरों का जो वेतन है वो कंसिडर किया जाता है, यानी उनके वेतन में कटौती नहीं की जाती। और कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने
इस पेंडेमिक के बाद में भी उनके वेतन के अंदर बेटा क्या कर दी है, कटौती कर दी गई है। कुछ परसेंटेज रेशो के अंदर इन्होंने क्या कर लिया है, कम कर लिया है, और इनको वर्कलोड क्या दे दिया है, ज्यादा दे दिया है। तो इसी चीज से परेशान थे अहमदाबाद के ये माइल वर्कर यानी मील मजदूर। इन्होंने अपनी पूरी की पूरी समस्या है वो बेटा किसको बताया है, गांधी जी को बताया है। गांधी जी ने जैसे ही इनकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम सुनी है, उसके बाद में फिर गांधी जी ने वापस से क्या स्टार्ट कर दिया, सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। और सत्याग्रह स्टार्ट करने के बाद में ब्रिटिश फेमाइन कोड के अनुसार जो अंग्रेजी अकाल संहिता थी उसके रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही इन सारे के सारे मिल मजदूरों को क्या दिलाई है, मंजूरी दिलाई है, और इस आंदोलन को भी इन्होंने क्या किया है, सफल बनाया है। तो यहां से गांधी जी का जो दूसरा अपने पास सत्याग्रह था, अहमदाबाद मिल मजदूर ये आंदोलन जो चलाया था, उसको भी क्या कर दिया गांधी जी ने, सफल बना दिया है। तो फिर से वापस से पॉजिटिविटी आ चुकी है इंडियंस के बीच में, किसको लेकर, गांधी जी को लेकर, कि गांधी जी ही एकमात्र ऐसे इंसान है जिनकी बात है वो अंग्रेजी सरकार मानती है। तो सेकंड नंबर पे लिखो तुम लोग 1917 के बाद में 1918 अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट। फिर अपन बात करते हैं 1918 के अंदर ही दूसरा सत्याग्रह है वो कौन सी जगह हुआ है, खेड़ा, अहमदाबाद के अंदर ही है ये भी, खेड़ा सत्याग्रह। और ये भी बेटा किससे रिलेटेड है, फार्मर क्लास से रिलेटेड है, किसान वर्ग के लोगों से रिलेटेड है। यहाँ पर भी कुछ परसेंटेज रेशो के अंदर किसानों को परेशान किया जा रहा था। इसी के चलते यहाँ के किसान गांधी जी के पास पहुंचे और गांधी जी को आकर अपनी पूरी की पूरी समस्या है वो समझाई। और गांधी जी ने फिर वापस से इनको न्याय दिलाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट करी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बार जिद पे अड़ी रही और गांधी जी ने भी जिद पे अड़ गए। और इसी खेड़ा सत्याग्रह में पहली बार गांधी जी ने बेटा क्या करी है, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कौन सा ऐसा सत्याग्रह था जहां पर गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की थी, भूख हड़ताल का स्टार्ट किया था गांधी जी ने, कब, 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह था। और इस खेड़ा सत्याग्रह में किसानों को उनकी बातें मनवाने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल करी। और जैसे आमरण अनशन वगैरह करते, भूख हड़ताल करते, लगा लिया धरना, बैठ गए, कि लोगों को फिर उनकी बात ही माननी पड़ी। और अंत के अंदर अंग्रेजी सरकार ने वापस से घुटने टेक दिए गांधी जी के सामने और सारी की सारी बातें वो गांधी जी की माननी पड़ी है। और इस आंदोलन को भी गांधी जी ने, सत्याग्रह को भी गांधी जी ने बेटा क्या बना दिया, सफल। तो बैक टू बैक गांधी जी जिस भी आंदोलन में या सत्याग्रह के अंदर जुड़ रहे थे उसको बेटा क्या बना रहे थे, वो सफल बना रहे थे। यही सबसे बड़ी जीत थी किसकी, गांधी जी की और भारतीय लोगों की। बोलो यस या नो। अब बस सिर्फ और सिर्फ मुद्दा इतना सा है 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला और 1918 तक ही गांधी जी की सारी बातें माननी पड़ी है किसको, अंग्रेजों को। लेकिन इसके बाद में फिर अंग्रेजों ने अपना रंग दिखा दिया। एक बार इतना नोट डाउन करो सबसे पहले, 1918 के अंदर लिख लेना अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट, और 1918 के अंदर ही लिख लेना खेड़ा सत्याग्रह, जहां गांधी जी ने पहली बार क्या स्टार्ट करी थी, हंगर स्ट्राइक।
लिख लिया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। कौन सा ईयर चल चुका है? 1919 1919 के अंदर एक अधिनियम आया जिसका क्या नाम था? रोलेट एक्ट। और ये जो अधिनियम है ये बेटा किसके द्वारा चालू किया गया है? अंग्रेजों के द्वारा चालू किया गया। इस अधिनियम के अंदर सबसे जो खास बात थी वो ये थी कि किसी भी भारतीय को, बड़े ध्यान से सुनोगे, रोलेट एक्ट के अंदर क्या कहानी थी कि इस रोलेट एक्ट की कहानी के अंदर अंग्रेजों ने एक अधिनियम चला दिया है कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना किसी क्राइम के नजरबंद किया जा सकता है, उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको किडनैप किया जा सकता है, और अधिकतम बेटा कितने साल तक किया जा सकता है? 2 साल तक किया जा सकता है। कितने साल तक? 2 साल तक। कि मान लो कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा है, उसने कोई भी क्राइम नहीं करा है, फिर भी उसको जबरदस्ती पकड़कर और क्या कर लिया जाता था? उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। कौन से एक्ट के तहत? रोलेट एक्ट के तहत। और ये बहुत बड़ी दहशत फैला दिया था किसके बीच में? भारतीय लोगों के बीच में एक डर सा बैठ गया था। लोग अपने घर से बाहर जाने में डरने लगे थे। और यहाँ से फिर गांधी जी को लेकर और भारतीय लोगों के मन में बहुत सारे मन मुटाव है वो पैदा हो गए। जो गांधी जी के जो सपोर्टिव जो और अदर जो पर्सन थे वो कहीं ना कहीं गांधी जी को लेकर नेगेटिव होना स्टार्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ने ही इनको सपोर्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और उसी का नतीजा है कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ और अंग्रेजों ने अपना रंग दिखा दिया और कौन सा एक्ट चालू कर दिया? रोलेट एक्ट। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है बेटा ब्लाइंड लॉ, अंधा। अब इस पूरी की पूरी घटना के अंदर क्या हुआ? सबसे मेन मुद्दा था बेटा कहाँ का? पंजाब का। कहाँ का? पंजाब के अंदर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। कौन सा लॉ? मार्शल लॉ। और वहां पर यह मुद्दा बैठा दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति है वो एक साथ 5-10 व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और मार्शल लॉ लागू करने के पश्चात में गांधी जी को कहां पर आने से बैन कर दिया? सबसे पहले पंजाब में आने से बैन कर दिया। क्योंकि अंग्रेजों को पता था जहां गांधी जी पहुंच गए वहां पर इनकी जीत पक्की होने वाली है। डेमो इन्होंने देख ही लिया था 1917 का सत्याग्रह, 18 के 2 सत्याग्रह जिन्होंने गांधी जी ने सफल बनाए। पंजाब में आने से गांधी जी को बेटा क्या लगा दी गई है? रोक। और पंजाब के अंदर डॉक्टर सत्यपाल मलिक था। कौन था? इसको क्या कर लिया गया है? गिरफ्तार कर लिया गया है। तो याद रखना पंजाब के अंदर इस रोलेट एक्ट के तहत इस डॉक्टर सत्यपाल मलिक को और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को बेटा क्या कर दिया गया है? गिरफ्तार कर लिया गया है बिना किसी क्राइम के। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद में जब ये बात गांधी जी तक पहुंची तो गांधी जी को तो बेटा कहां पर बैन कर दिया गया था? पंजाब में। फिर गांधी जी ने किसी की तरफ से इंफॉर्मेशन भिजवाई कि एक सभा का आयोजन किया जाए, जैसे गांधी जी सत्याग्रह करते थे कि एक सभा का आयोजन किया जाए और उस सभा के अंदर फिर हम लोग ये सोचेंगे कि इन दोनों को कैसे छुड़ाया जाए। तो याद रखना डेट फिक्स हो गई थी कौन सी? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब के अंदर एक जगह थी जिसका क्या नाम था? जलियांवाला बाग। और वहां पर सभी लोगों को इकट्ठा किया गया है कि एक सभा का आयोजन किया जाएगा और उस सभा के अंदर ये डिसाइड किया जाएगा कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर ये सत्यपाल मलिक है, इन दोनों को कैसे छुड़ाया जाए, आगे क्या ऐसी योजना बनाई जाए इन अंग्रेजों के खिलाफ।
और हुआ ये कि जैसे ही अंग्रेज अधिकारी था उस टाइम जनरल ओ डायर, क्या नाम था, जनरल ओ डायर, उस जनरल ओ डायर को जैसे ही पता चला कि भारतीय लोग डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की रिहाई के लिए एक सभा का आयोजन कर रहे हैं, तो बेटा मार्शल लॉ लागू किया ही गया था, वहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती थी। जनरल ओ डायर अपनी सेना के साथ पहुंच गया कहां पर, जलियांवाला बाग, और वहां पर भरी सभा के बीच में, जहां पर सभा का आयोजन हो रहा था, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा थे। और याद रखना उस भरी सभा के बीच में जनरल ओ डायर ने ओपनली फायर करने के डिक्लेरेशन दे दिया है। ओपनली फायर हुआ है और गोलीबाजी के चलते बहुत सारे भारतीय मासूमों की जान भी चली गई। फिर वहां पर ये कुआं बना हुआ था, बहुत सारे भारतीय लोग तो इस डर की वजह से ही कि अंग्रेजों के हाथों मरने से बढ़िया है कि मैं अपनी मातृभूमि के लिए खुद ही प्राण न्योछावर कर दूं, और उस कुएं में कूद कूद कर लोगों ने अपनी जान दे दी। और ये बहुत बड़ा मैसेकर के रूप में ये चीज उभर के आई, ये बहुत बड़ा नरसंहार हो चुका है, जिसका नाम दे दिया गया है बेटा क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब का वेरी वेरी फेमस फेस्टिवल है बेटा कौन सा, वैसाखी। तो याद रखना वैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के अंदर कौन सा बड़ी घटना हमारे सामने आई है, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो हम लोग कंसिडर करते हैं जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हो चुका था, 13 अप्रैल 1919। और इस हत्याकांड के अंदर इतने मासूमों की जान गंवाई है, जिसके चलते गांधी जी से बहुत सारे जो लोग हैं वो बेटा क्या हो चुके थे, अभी नाराज हो चुके थे कि इनकी वजह से ये सारी की सारी चीजें हुई है। तो मुझे बताओ 1919 के अंदर दो घटनाएं तुम्हें समझ में आती है क्या। पहली कौन सी बताइए मैंने, रोलेक्ट एक्ट। और रोलेक्ट एक्ट है वो ब्लाइंड लॉ भी कहा जाता है, इसको अंधा कानून भी कहा जाता है। किसके द्वारा चलाया गया था ये, अंग्रेजों के द्वारा। क्या किया जा रहा था इसमें, किसी भी भारतीय व्यक्ति को, किसी भी निर्दोष को बिना किसी क्राइम के ही क्या कर लिया जाता था, अरेस्ट कर लिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। अधिकतम कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। और इसके ही तहत रोलेक्ट एक्ट के अंदर ही डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। गांधी जी को कहां पर आने से बैन कर दिया गया है, पंजाब में आने से बैन कर दिया है, और गांधी जी यहाँ नहीं पहुंच सकते। और इसी के बीच जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा का आयोजन किया गया, जनरल ओ डायर ने आकर और इस सभा के अंदर बेटा क्या चला दी, गोलियां चला दी, जिससे बहुत सारे भारतीय मासूमों की जान है वो चली गई है। और ये बहुत बड़े हत्याकांड के रूप में ये चीजें उभर कर आई। बोलो यस या नो, नोट डाउन करो दोनों की दोनों चीजें। 1919 रोलेक्ट एक्ट, दूसरा नाम लिख लेना इसका ब्लाइंड लॉ, और सेकंड लिख लेना जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। डे लिख लेना वैसाखी, वेन्यू लिख लेना अमृतसर पंजाब। लिख लिया। अब देखो यहाँ से बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई है। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या घटना रही है, क्यों आखिरकार ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन नजर आता था हमें, कौन सा, रोलेक्ट एक्ट। और इसी की जांच पड़ताल के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी थे और कुछ भारतीय लोग भी थे। और वो एक कमेटी बनाई है बेटा, उस कमेटी का क्या नाम था, हंटर कमेटी। तो याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सी कमेटी का आयोजन किया गया है, हंटर कमेटी। लिख लो, हंटर कमेटी एस्टैब्लिश्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल हेतु हंटर समिति की स्थापना की गई। क्लियर है बात? नाइनटीन 19 का मैंने तुम लोगों को लिखवाया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। और ये मोंटेग्यू उस टाइम अपने पास गवर्नर जनरल हुआ करता था, चेम्सफोर्ड था उस टाइम सेक्रेटरी था, वही सचिव हुआ करता था। और इन्होंने बहुत सारे मुद्दे हैं वो अगले आने वाले टाइम के लिए इंडियंस के सामने रखे थे। फिर अपन बात करते हैं नेशनल या गांधीयन एरा की। गांधीवादी जो युग है बेटा वो कब से कब तक चला था? 1919 से लेकर 1940, 1919 से लेकर और 1947 तक। फिर कौन सी घटना के बारे में पढ़ेंगे अपन? गांधीवादी युग के बारे में। इस गांधीवादी युग के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा 1920। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। यानी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में गांधी जी को कुछ चीजें समझ में आई और इन्होंने 1920 के अंदर क्या स्टार्ट कर दिया? असहयोग आंदोलन। देखो अगर अपन बात करते हैं इससे पहले 1919 1919 के अंदर चला था अपने पास कौन सा बेटा? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम लीग के द्वारा चालू किया गया था ये खिलाफत आंदोलन। और दिल्ली से बेटा इसकी अध्यक्षता है वो किसने करी थी? गांधी जी ने करी थी। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के साथ भी टर्म्स अच्छे करने थे किनको? भारतीय लोगों को। तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया और इसके अंदर साथ किसने दिया? गांधी जी ने, कि अपन मिलकर और क्या चलाते हैं कि आंदोलन चलाते हैं। लेकिन इस खिलाफत मूवमेंट को चालू करवा दिया और ये अभी तक खत्म नहीं हुआ था खिलाफत मूवमेंट। उससे पहले गांधी जी ने अपना अलग से क्या चला दिया? एक मूवमेंट चला दिया जिसका नाम है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो बताओ कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन वाले जो व्यक्ति थे क्या वो भी गांधी जी से नाराज हो गए हैं क्या? बोलो यस या नो। कि एक काम को तो पूरा किया नहीं, उससे पहले ही दूसरा काम है वो और स्टार्ट कर दिया है। ये खत्म होना था भाई कब? 1922 में। अगर इसके बाद अगर गांधी जी कोई ना कोई अगर मूवमेंट चलाते तो कम से कम खिलाफत आंदोलन वाले जो थे वो तो नेगेटिव नहीं होते ना गांधी जी से। लेकिन इन्होंने 1920 के अंदर ही क्या चला दिया? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, कि किसी भी प्रकार से इनका सहयोग नहीं किया जाएगा। इसके अंदर एक ही चीज की डिमांड रखी है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का वायलेंस नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी हिंसात्मक कार्य नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ एक पूरी की पूरी टोली है वो गांधी जी ने स्टार्ट कर दी थी किसके अंदर? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के अंदर। और इसी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा था। और अपन बात करते हैं बेटा 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को यही असहयोग आंदोलन का जो दल है वो बेटा पहुंच गया कहां पर? चोरा चोरी गोरखपुर में। कहां पर? चोरा चोरी नामक एक स्थान है गोरखपुर के अंदर। और वहां पर इस दल को देखकर वहां एक पुलिस स्टेशन बना हुआ था और इस दल ने उन पुलिस स्टेशन ये पुलिस कर्मियों ने इस दल को रोकने की कोशिश करी है। और इसी दल को रोकने की कोशिश में आपस में इनके कुछ मतभेद हो गए हैं। और मतभेद होने के बाद में इस आंदोलन में जो व्यक्ति थे उन्होंने गुस्से में आकर और पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को बेटा क्या लगा दी? आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। कितने पुलिसकर्मी?
22 पुलिसमैन हैं, उनकी मौत हो गई है। अब मुझे बताओ, गांधी जी का जो मोटो था इस आंदोलन को चलाने के पीछे, वो क्या था? नॉन वायलेंस, यानी हिंसात्मक कार्य नहीं होना चाहिए। और ये तो कितना बड़ा हिंसात्मक कार्य हो गया कि एक पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दी, और जिसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए हैं? 22 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। और इस घटना के बाद में गांधी जी ने ये फैसला ले लिया कि अब मैं इस आंदोलन को आगे कंडक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मैंने जो मुद्दा रखा था, जो ऑब्जेक्टिव रखा था कि कोई भी हिंसात्मक कार्य नहीं होना चाहिए, वो फॉलो नहीं हुआ है। और इसी चीज को लेकर चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू गांधी जी से नाराज हुए, और उन्होंने अपनी अलग से बेटा क्या बना दी? पार्टी बना दी। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर गांधी जी कुछ जगह सही रिजल्ट बना पाए हैं और कुछ जगह गलत रिजल्ट भी निकल पाए हैं। यस या नो? तो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का मतलब समझ में आ गया क्या? किसके द्वारा चालू किया गया था ये? गांधी जी के द्वारा। और इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बीच की जो सबसे बड़ी घटना रही है, वो कौन सी रही है? चोरा चोरी इंसिडेंट, चोरा चोरी कांड। कहां पर हुआ था ये? गोरखपुर के अंदर, जिसके तहत पुलिस कर्मियों से मतभेद के आते इस दल के जितने भी असहयोग आंदोलन दल के जो लोग थे वो गुस्सा हुए हैं, और गुस्सा होने के बाद इन्होंने किस पे आग लगा दी? पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। कितने पुलिसमैन मारे गए यहाँ पर? 22। बताओ, क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? नोट डाउन करो। 1920 नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। बताओ, लिख लिया क्या? उसके बाद में चोरा चोर इंसिडेंट लिख लेना 5 Feb 1922 के अंदर। वेन्यू लिख लेना चोरा चोरी गोरखपुर। कितने पुलिसमैन है वो डाइड हुए इसके अंदर? 22। खिलाफत मूवमेंट भी लिख लेना 1919 से लेकर 1922 तक। अब मुझे बताओ, क्या दो तीन चीजें हैं वो नेगेटिव हो गई है क्या गांधी जी को लेकर? एक तो खिलाफत आंदोलन वाले नेगेटिव हो गए पूरे के पूरे। एक गांधी जी के जो सहकर्मी थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, वो गांधी जी से खफा हो गए। और 1923 के अंदर इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी है। किसकी पार्टी की? स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी है। लिखो 1923। सोशलिस्ट पार्टी लिखना। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इससे अलग हो गए, ये गांधी जी से अलग हो गए। गांधी जी ने, अब देखो, गांधी जी ने ऐसे युग आंदोलन चलाया, अगर इसको सफलतापूर्वक कर लेते तो कहीं ना कहीं खिलाफत आंदोलन वाले तो नाराज नहीं होते, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू नाराज नहीं होते। लेकिन इस आंदोलन को भी पूरी तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाए, खिलाफत आंदोलन वालों के साथ भी धोखा कर दिया, उसको स्टार्ट करवा दिया, खत्म होने से पहले खुद का दूसरा आंदोलन चला दिया। ठीक है, उसके बाद में लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1924। बेलगांव कांग्रेस का 1924 के अंदर बेलगांव अधिवेशन हुआ, जिसकी पहली बार अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? गांधी जी के द्वारा।
क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, प्रेसिडेंट जो अध्यक्ष बने इसके अंदर वो कौन बने हैं? गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी है? 1924 बेलगांव अधिवेशन। उसके बाद लिख लो 1925 कांकोरी इंसिडेंट, कांकोरी कांड। रास बिहारी बोस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है। चलती ट्रेन को लूट लिया था और उस चलती ट्रेन को लूटने के पीछे ही कांड हुआ है जिसका क्या नाम है? कांकोरी कांड। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, कांकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 के अंदर। लिखो, कांकोरी कांड के बाद 1925 कानपुर अधिवेशन, और इसकी अध्यक्ष थी कौन? सरोजनी नायडू। ये कांग्रेस के अंदर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सेशन। लिखो, यह प्रथम भारतीय महिला थी जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी है वो थी एनी बेसेंट, 1916 के अंदर। लिखवाया था होम रूल लीग 1916 में। पहली महिला अगर पूछ लिया जाए तो एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अगर पूछ ली जाए तो बेटा कौन हो जाएगी? फिर सरोजनी नायडू हो जाएगी। बताओ, इतनी बात क्लियर समझ में आ गई क्या? 1925। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं 1928 की। इसकी बात करेंगे 1928। साइमन कमीशन। अभी साइमन कमीशन की घटना के बारे में हम लोग सीखेंगे आज कि आखिरकार साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन है वो 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम बनाया गया था, उसमें जितने भी मुद्दे हमारे सामने रखे गए थे उन सभी की जांच पड़ताल के लिए कि क्या 1919 अधिनियम में जो नियम कानून बनाए थे उन सभी के अंदर जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 7 सदस्यों की एक टीम बनाई। कितने सदस्यों की मेंबर बनाई? 7 मेंबर। कितने सदस्य थे टोटल? 7। और इन 7 सदस्यों में जो हेड बना दिया गया वो किसको बना दिया? सर साइमन को इसका हेड बना दिया गया। और ये 7 सदस्यों वाला
जो दल था वो बेटा भारत कब पहुंचा है? ये पहुंचा है 3 Feb 1928, कैम टू इंडिया। भारत कब पहुंचा? ये 3 फरवरी 1928 को। और याद रखना कितने मेंबर थे टोटल? 7। अब जैसे ही ये 7 सदस्यों का मेंबर, ये जो टीम है वो भारत पहुंची, तो भारतीय लोगों के मन में वापस से क्या उत्पन्न हो गया है कि डर उत्पन्न हो गया कि इसमें तो कोई भी भारतीय नहीं है, सारे के सारे कौन से हैं? अंग्रेज लोग हैं। किस लिए आए हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है वो भारतीय लोगों के माइंड में जनरेट हुए। और भारतीय लोगों ने बेटा इसका अपोजिशन करना स्टार्ट कर दिया। अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने इस साइमन कमीशन का अपोजिशन करना स्टार्ट किया। वहीं पर एक क्रांतिकारी हुआ करते थे अपने पास बेटा, लाला लाजपत राय। और इन लाला लाजपत राय ने भी बेटा किसका विरोध किया जमकर? इस साइमन कमीशन का। और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। किसके? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। इसको व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्हाइट कमीशन, श्वेत कमीशन। श्वेत कमीशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि सारे के सारे बेटा कौन से लोग थे इसके अंदर? ही गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है, श्वेत कमीशन के नाम से। 3 फरवरी 1928 को ये क्या कहाँ आ चुका था? भारत आ चुका था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साइमन कमीशन को लेकर यही पूछा गया है अब तक कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। लाला लाजपत राय की हत्या के पीछे बेटा सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग थे वो कौन थे? यही साइमन कमीशन वाले। इस साइमन कमीशन का विरोध किया लाला लाजपत राय ने, और लाला लाजपत राय पे फिर लाठी चार्ज किया गया। और याद रखना इस लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी 1928 के अंदर ही, लाठी चार्ज के दौरान। और मरने से पहले इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था इस अंग्रेजी सरकार को कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली हर एक चाबुक, चाबुक का मतलब समझते हो? जो हंटर होता है। अंग्रेज लोग घोड़े पे बैठ के आते थे और हाथ में एक चमड़े का रस्सा रहता था जिसको हंटर बोलते थे, और हंटर की मारते थे वो। तो याद रखना उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे शरीर पे पड़ने वाली हर एक चाबुक अंग्रेजी सरकार के लिए कील साबित होगी। क्या साबित होगी? कील साबित होगी। तो याद रखना उस टाइम लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज किया गया, और लाठी चार्ज होने के कुछ समय पश्चात लाला लाजपत राय की बेटा क्या हो गई है? मौत हो गई है। और इनकी जो हत्या करी है वो किसने करी है? सैंडर्स ने करी है। किसने करी है? सैंडर्स ने। और उसी का बदला फिर बेटा लिया जाएगा वापस किसके द्वारा? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के द्वारा। आई क्या बात समझ में? ये इतना सेक्शन था जो आज के इस पूरी की पूरी क्लास के अंदर अपन ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैंने बात करी थी किसके बारे में? इतिहास के बारे में। किसके बारे में बात करी है? इतिहास के बारे में। इतिहास का मतलब ही क्या समझाया तुम्हें कि अतीत के बारे में, अतीत की जितनी भी घटनाएं हुई है, जो भी तुम्हारा पास्ट रहा है, वही तुम्हारा क्या बनाता है बेटा? इतिहास। तुम लोग बोलते हैं कि वो मुझे छोड़कर ही चली गई, वो तो मेरा पास्ट थी, अब तुम मेरा क्या बन सकती हो? प्रेजेंट। और वो प्रेजेंट भी अगर किसी दिन छोड़कर चली गई तो बेटा वो भी किसमें इंक्लूड हो जाएगी? पास्ट में। इसीलिए फ्यूचर की कभी भी ये कल्पना मत करना। सिर्फ और सिर्फ रहना है तो किसके अंदर रहना है? प्रेजेंट में। पास्ट को तो भूल ही जाना, क्योंकि बेटा वो तो क्या बन चुका है? तुम्हारा इतिहास। फादर ऑफ हिस्ट्री है वो किसको कंसिडर किया गया है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस की जो बुक थी उसका क्या नाम बताया था? हिस्टोरी का। फिर उसके बाद में पढ़ा अपन ने इस पूरे के पूरे हिस्ट्री को कितने सेक्शन में डिवाइड किया? टोटल 3 सेक्शन के अंदर। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। प्री प्राग ऐतिहासिक यानी एक ऐसा इतिहास जिसके बारे में हमें कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ उस इतिहास के बारे में अपन ने चीजें सुनी है, ना देखी है, ना लिखी हुई है। और लिखी हुई नहीं है तो फिर पढ़ने का तो सवाल ही नहीं। फिर अपन बात करते हैं एक ऐसा इतिहास, प्रोटो का मतलब होता है आदि यानी आधा, यानी एक ऐसा इतिहास जो लिखा हुआ तो है लेकिन हम लोग उसको पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाते। उस इतिहास को कंसिडर किया गया किसमें? प्रोटो के अंदर। और फिर बेटा बात करते हैं हिस्टोरिक पीरियड की, कि ऐसा इतिहास
जहां पर चीजें लिखी हुई भी है, जिसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं, ऐसे इतिहास के बारे में हमने सुना भी है, उन सभी को इंक्लूड किया गया है किसके अंदर, हिस्टोरिक पीरियड में। हिस्टोरिक पीरियड के भी कितने सेक्शन बता दिए मैंने टोटल तुम लोगों को, 3। पहले नंबर पे अपन ने बात करी है एंशिएंट, फिर मिडाइवल और फिर मॉडर्न। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट किया है कौन सा सेक्शन, मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री की जो स्टार्टिंग है वो बेटा कब से कब तक हो गई है, 1600 एडी से लेकर 1947 तक। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में मैंने बात करी है। कांग्रेस, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई है, कब हुआ था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, 28 दिसंबर 1885 के अंदर। उसके बाद में लिबरल पार्टी, जो नरम दल थे, जो एप्लीकेशन लेटर के तहत अपनी बात पहुंचाते थे। एक्सट्रीमिस्ट गरम दल, जो लाठी चार्ज करते थे, स्ट्राइक करते थे, दंगे फैलाते थे। उसके बाद में फिर गांधीयन एरा, गांधी जी आ गए और गांधी जी ने फिर अपनी बहुत सारी चीजें हैं वो स्टार्ट कर दी थी। इज दैट क्लियर? फिर इसके बाद में अपन ने स्टार्ट किया था किसके बारे में, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी। कांग्रेस है वो मीडिएटर का काम कर रही थी अपने पास। कांग्रेस की स्थापना, वेन्यू बता दिया है, अध्यक्ष किसको बनाया, फाउंडर कौन था इसका, एओ ह्यूम। और इसका जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट बनाया था वो किसको बनाया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी को। 1896 के अंदर बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किसकी कौन सा जो गीत है वो लिखा गया है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम। गाया किसके द्वारा गया था ये, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर 1905 के अंदर बेटा किसका विभाजन हो चुका था, बंगाल विभाजन। कौन था उस टाइम अपने पास, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, और कर्जन ने ही क्या किया है, बंगाल का विभाजन किया है। 1906 में फिर क्या बना दी गई है, मुस्लिम लीग बना दी है। 1907 के अंदर क्या हो चुका है, स्प्लिट ऑफ कांग्रेस, यानी गरम दल अलग हो चुका है और नरम दल अलग हो चुका है। फिर उसके बाद में 1909 के अंदर कौन आया, मार्ले मिंटो, जिसने मुस्लिम लीग के लिए बेटा क्या बना दिया, अलग से निर्वाचक क्षेत्र बना दिया है। 1911 के अंदर कौन सा दरबार लग चुका है, दिल्ली दरबार। कौन कौन से व्यक्ति आए थे, जॉर्ज पंचम और उसकी मैडम मेरी। और इन्होंने ही फिर 1912 के अंदर राजधानी है वो कलकत्ता से कहां पर शिफ्ट कर दी गई है, दिल्ली। इनके वेलकम के लिए गेट बनाया था जिसका क्या नाम है, गेटवे ऑफ इंडिया। कहां बना हुआ ये, मुंबई में। और इसी को बोला जाता है क्या, एंट्रेंस ऑफ इंडिया। 1912 के अंदर दिल्ली को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, कैपिटल। 1913 के अंदर किसकी स्थापना कर दी गई है, गदर पार्टी की। 1911 के अंदर एक सबसे मेजर इंसिडेंट जो हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है जन गण मन, जो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया कंसिडर किया जाता है। किसके द्वारा लिखा गया था ये, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। गाया भी किसके द्वारा गया है ये, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बुक का क्या नाम था इनका, गीतांजलि। इसी गीतांजलि के लिए इनको क्या दिया गया है, लिटरेचर में पहले इंडियन थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज प्राप्त किया था 1913 के अंदर। वो कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने एक और गीत लिखा है 1907 के अंदर, कौन सा, आमार सोनार बांग्ला। और इस आमार सोनार बांग्ला को फिर किसका नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया गया है, बांग्लादेश का। गदर पार्टी हो गई। गांधी जी भारत कब लौट चुके थे, 9 जनवरी 1915 को। और यहाँ पर फिर इन्होंने बेटा क्या करना स्टार्ट कर दिया था, सत्याग्रह। 1914 से 1918 तक क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बाद में फिर पढ़ा है 1916 होम रूल लीग, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, दोनों के न्यूज़पेपर समझ में आ गए। फर्स्ट वुमन जिसको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया है उसका क्या नाम है बेटा, एनी बेसेंट। कि एनी बेसेंट को पहली, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था, नॉट भारतीय, सिर्फ और सिर्फ ओनली फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1917 चंपारण बिहार का था ही, जहां पर किसकी खेती की जाती थी बेटा, नील की खेती। कौन सा पद्धति अपनाई गई थी, 3 गठिया, यानी 20 टुकड़ों में से 3 टुकड़ों पे किसकी खेती की जाएगी, नील की खेती। 1918 के अंदर कौन सा आंदोलन, अहमदाबाद। 1918 के अंदर ही कौन सा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। पहली बार क्या करी है गांधी जी ने, भूख हड़ताल। ये चीजें क्यों समझाई जा रही है, क्यों मैं इन चीजों को बार बार तुम्हारे सामने रिपीट कर रहा हूँ। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी लाइन पूछी जाएगी, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष आयोजित हुआ, दैट्स इट। इससे ज्यादा तुम्हें कभी भी क्वेश्चंस
नहीं पूछा जाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, या गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। गांधी जी अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। प्रथम विश्व युद्ध कब से लेकर कब तक चला। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। गीतांजलि नामक पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इज दैट क्लियर। उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में फिर मैंने बताया था तुम्हें अंग्रेजों के द्वारा कौन सा एक्ट चालू कर दिया गया था, रोलेक्ट एक्ट। और इस रोलेक्ट एक्ट के तहत फिर उसके बाद में कौन सा मैसेकर हो गया है, जलियांवाला बाग मैसेकर। इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सी कमेटी बना दी गई है, हंटर कमेटी बना दी गई है। उसके बाद में फिर 1920 के अंदर गांधी नेरा के अंदर जैसे एंटर करें तो फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला दिया गया, किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। इसी नॉन कॉर्पोरेशन के अंदर हिंसात्मक कार्य नहीं होना था, लेकिन चोरा चोरी कांड हो गया, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई और वो हिंसात्मक कार्य के रूप में आ गया। इसके तहत गांधी जी ने इस आंदोलन को बीच में ही क्या कर दिया, बंद कर दिया। खिलाफत स्टार्ट कर दिया था कब, 1919 के अंदर। सोशलिस्ट पार्टी बना दी गई थी कब, 1923 में। फिर अपन बात करते हैं आगे 1924 में गांधी जी ने बारदोली ये बेलगांव के अधिवेशन की अध्यक्षता करी है। काकोरी कांड हो गया था कब, 1925 में। कानपुर के अंदर पहली भारतीय मूल की जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन बनी थी, सरोजनी नायडू। साइमन कमीशन कब आ गया था, 3 फरवरी 1928 को। बताओ इतने सारे मुद्दे हैं इस मॉडर्न इतिहास के बारे में जो मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं, क्या वो सारे के सारे क्लियर है। ईयर वाइज मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है एग्जाम में यहीं से तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। कई बार अलग अलग पेपर में क्वेश्चंस रिपीट हुए, सेम चीजें मिलने वाली। अब मुझे बताओ इतिहास को क्या बदला जा सकता है, क्या नहीं बदला। वो चीजें फिक्स हो चुकी है। जो आज का समय तुम्हारा निकल चुका, क्या वो तुम्हारे जीवन में वापस आएगा, क्या नहीं आएगा। इसीलिए याद रखना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, साथ के साथ तुम लोगों को पढ़ते रहना है। इज दैट क्लियर। इसके आगे की कहानी है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आज की सभा को फिर यहीं समाप्त करते हैं।